नमस्कार दोस्तों। सोचिए, क्या कोई फिल्म सिर्फ अपने दर्शकों को नहीं बल्कि उसे बनाने वाले हर इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है? और क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जिसने जिसको छुआ उसकी कहानी बदल दी। आइए जानते हैं। कुछ फिल्में सिर्फ रिलीज होती हैं, कुछ इतिहास बन जाती हैं, लेकिन बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जो अपने कलाकारों, अपने दर्शकों और अपने समय तीनों को बदल देती हैं। गाइड ऐसी ही एक फिल्म थी। लोग इसे देव आनंद की फिल्म कहते हैं। कुछ वहीदा रहमान की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, कुछ आर के नारायण के उपन्यास का रूपांतरण और कुछ इसके अमर गीतों की वजह से याद करते हैं। लेकिन अगर गाइड को ध्यान से देखें तो इसकी सबसे बड़ी कहानी इनमें से कोई भी नहीं है। गाइड दरअसल परिवर्तन की कहानी है। एक ऐसी गाइड जिसने सिर्फ अपनी कहानी नहीं बदली, बल्कि जिसने उसे छुआ उसकी कहानी भी बदल दी। और इस परिवर्तन की शुरुआत किसी फिल्म के सेट से नहीं बल्कि एक किताब से होती है। आर के नारायण ने द गाइड नाम का उपन्यास लिखा, जिसकी प्रेरणा उन्हें मैसूर में पड़े एक भीषण सूखे से मिली थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोग अंत में प्रार्थना और अनुष्ठानों का सहारा लेने लगे। कावेरी नदी के सूखे तल पर कई दिनों तक अनुष्ठान हुए और 12वें दिन बारिश हुई। इसी वास्तविक घटना में उन्होंने एक प्रेम कहानी जोड़ दी और जन्म हुआ द गाइड का। उपन्यास को साहित्य अकादमी सम्मान मिला, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यही कहानी भारतीय सिनेमा का चेहरा भी बदल देगी। जब देव आनंद ने यह उपन्यास पढ़ा तो उन्हें सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं दिखाई दी, उन्हें एक ऐसी फिल्म दिखाई दी जो पहले कभी भारत में नहीं बनी थी। उन्होंने तुरंत इसके अधिकार खरीद लिए, लेकिन उनका सपना सिर्फ हिंदी फिल्म बनाने का नहीं था। वो चाहते थे कि यही कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे। इसलिए फैसला हुआ कि गाइड के 2 संस्करण बनाए जाएंगे, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। अंग्रेजी संस्करण के लिए विदेशी निर्देशक टैड डैनियल विस्की और लेखिका पर्ल एस बक भी जुड़े। योजना थी कि दोनों संस्करण साथ साथ बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे दोनों निर्देशकों की सोच अलग होने लगी। कहानी एक थी, लेकिन उसे देखने का नजरिया अलग अलग था। आखिरकार अंग्रेजी और हिंदी संस्करण अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। पहले अंग्रेजी फिल्म बनी, फिर हिंदी संस्करण की पूरी पटकथा नए सिरे से लिखी गई और निर्देशन की जिम्मेदारी देव आनंद के भाई विजय आनंद ने संभाली। देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दोनों फिल्मों का एक भी शॉट रिपीट नहीं किया गया है, क्योंकि पश्चिम और पूर्व की संवेदनाएं अलग थीं। समय ने भी दोनों फिल्मों के साथ अलग अलग व्यवहार किया। अंग्रेजी गाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग गुम हो गई, लेकिन हिंदी गाइड अमर हो गई। शायद पहली बार गाइड ने खुद अपनी कहानी बदल दी थी। दिलचस्प बात यह भी है कि सत्यजीत रे भी इसी उपन्यास पर वहीदा रहमान के साथ फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक देव आनंद इसके अधिकार ले चुके थे। कभी कभी इतिहास सिर्फ एक फैसले से बदल जाता है, लेकिन गाइड का सबसे बड़ा परिवर्तन अभी बाकी था। देव आनंद जानते थे कि अगर कहानी किसी फिल्म की आत्मा है तो संगीत उसकी सांस होता है। इसीलिए उन्होंने संगीत की जिम्मेदारी एस.डी. बर्मन को सौंपी। तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। शूटिंग रुक गई। लोगों ने देव आनंद को सलाह दी कि किसी दूसरे संगीतकार को ले लीजिए, लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म लगभग 6 महीने के लिए रोक दी। वो अस्पताल पहुंचे और दादा बर्मन से सिर्फ इतना कहा,
चाहे कितना समय लगे, इस फिल्म का संगीत आप ही देंगे। कहते हैं यही भरोसा दादा बर्मन को भीतर तक छू गया। उन्होंने अस्पताल से ही धुनों पर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में गाइड के लगभग सभी गीतों की धुनें तैयार हो गईं। शायद यही गाइड का पहला चमत्कार था। जिस फिल्म का संगीत किसी और के पास जा सकता था, वही फिल्म एस.डी. बर्मन के जीवन की सबसे बड़ी म्यूजिकल कमबैक बन गई। गाइड ने एक बार फिर किसी कलाकार की कहानी बदल दी। लेकिन परिवर्तन यहीं नहीं रुका। शुरुआत में गीत लिखने की जिम्मेदारी हसरत जयपुरी को दी गई थी। उन्होंने दिन ढल जाए का पहला रूप लिखा और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में उसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई। यह वही दृश्य था जहां राजू को पहली बार एहसास होता है कि उसे रोजी से प्रेम हो गया है। लेकिन निर्देशक विजय आनंद को कुछ कमी महसूस हो रही थी। पूरी रात उन्हें बेचैनी रही। अगले दिन उन्होंने देव आनंद से बात की और दोनों हसरत जयपुरी के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत सम्मान से कहा कि अगर गीत को थोड़ा और संवारा जा सके तो शायद दृश्य और गहरा हो जाएगा। लेकिन बात बिगड़ गई। कहा जाता है कि हसरत जयपुरी को राजू गाइड का चरित्र कुछ खास पसंद नहीं था। उन्होंने नाराज होकर कहा कि राजू गाइड के लिए मैं इससे बेहतर क्या ही लिखूं, और यहीं से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। कभी कभी एक दरवाजा बंद होता है ताकि दूसरा खुल सके। यहीं से गाइड में प्रवेश हुआ पीपुल्स पोएट शैलेंद्र का। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं लिखे, उन्होंने फिल्म की आत्मा लिख दी। दिन ढल जाए, गाता रहे मेरा दिल, तेरे मेरे सपने, पिया तो से नैना लागे रे, एक के बाद एक ऐसे गीत जन्म लेने लगे जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा की धड़कन बन गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिन ढल जाए की पहली पंक्ति वही रही जो हसरत जयपुरी ने लिखी थी। जिस पंक्ति को लेकर इतना बड़ा मतभेद हुआ, उसे शैलेंद्र ने बदला तक नहीं। शायद महान कलाकार जानते हैं कि कला किसी एक की नहीं होती। जो सुंदर है उसे वही रहने देना चाहिए। इन्हीं गीतों के बीच एक और कहानी छुपी थी। आज फिर जीने की तमन्ना है रिकॉर्ड होकर तैयार था। उसकी शूटिंग राजस्थान के उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में होनी थी। लेकिन देव आनंद इस गीत से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि शायद यह फिल्म के स्तर का नहीं है। विजय आनंद ने कहा कि पहले शूट कर लेते हैं, पसंद नहीं आया तो हटा देंगे। शूटिंग शुरू हुई और तभी देव आनंद ने एक छोटी सी बात नोटिस की। यूनिट का लगभग हर आदमी, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, आते जाते अनजाने में यही गीत गुनगुना रहा था। उन्होंने यह बात एक दो बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार देखी। तभी उन्हें समझ आया कि कुछ गीत संगीतकार नहीं चुनते, लोग चुनते हैं। उन्होंने गीत को फिल्म में रहने दिया और वही गीत आगे चलकर गाइड की पहचान बन गया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। यह गीत कहरवा ताल पर आधारित था और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि इसके मुखड़े और अंतरे लगभग एक ही धुन पर आगे बढ़ते हैं, जो हिंदी फिल्म संगीत में बहुत कम देखने को मिलता है। इसकी शूटिंग चित्तौड़गढ़ किले में हुई और कहा जाता है कि शीशे वाले दृश्य में वहीदा रहमान का प्रतिबिंब रानी पद्मिनी की उस प्रसिद्ध कथा से प्रेरित था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार उन्हें देखा था। शायद यही गाइड की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। वह सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई थी, वह साहित्य, इतिहास, संगीत और सिनेमा सबको एक साथ बदल रही थी।
लेकिन अगर आपको लगता है कि गाइड का सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं खत्म हो जाता है, तो असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब बदलने वाली थी रोजी की जिंदगी और उसके साथ राजू गाइड की भी। रोजी सिर्फ इस फिल्म की नायिका नहीं है, वह हर उस स्त्री का प्रतीक है जो दूसरों की परिभाषा में जीना छोड़कर अपनी पहचान बनाती है। एक ऐसी औरत जो बंधनों से निकलकर पहली बार खुलकर नाचती है, जीती है और अपने फैसले खुद लेती है। और दूसरी तरफ राजू है, पहले एक साधारण टूरिस्ट गाइड, फिर प्रेमी, फिर एक कैदी और अंत में लोगों की नजरों में संत। पूरी फिल्म दरअसल किसी मंजिल की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार बदलते रहने की कहानी है। यही वजह है कि गाइड आज भी आधुनिक लगती है, क्योंकि आज भी इंसान अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपने उद्देश्य को खोज रहा है। शायद इसीलिए गाइड की फिलॉसफी समय के साथ पुरानी नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा प्रासंगिक होती चली गई। इसी परिवर्तन की छाप उसके संगीत में भी दिखाई देती है। किया तो से लेना लागे रे। रोजी पहली बार अपनी कला को जीती है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, अपने में प्रेम बदलता है। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, प्रेम विरह बन जाता है। बातों से खींच के ये आंचल, चल में एक औरत अपने पुराने जीवन से बाहर निकलती है। मुंह से छल किए जाए। में शास्त्रीय संगीत की गरिमा दिखाई देती है। इस गीत की एक और खूबसूरत बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें तबला बजाया था पंडित शिव कुमार शर्मा ने। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत तबले से की थी, लेकिन बाद में पूरी तरह संतूर को अपना लिया। कहते हैं दादा बर्मन के कहने पर उन्होंने इस गीत के लिए दोबारा तबला बजाया और फिर किसी भी हिंदी फिल्म गीत में कभी तबला नहीं बजाया। वही अल्लाह मेघ दे जैसी लोक धुन आगे चलकर फिल्म शराबी के मशहूर गीत दे दे प्यार दे की प्रेरणा बनी। यही तो गाइड थी जो खुद भी बदलती रही और आगे आने वाली पीढ़ियों की कला को भी बदलती रही। लेकिन शायद सबसे कठिन परिवर्तन दर्शकों के भीतर होना बाकी था। जब फिल्म का प्रीमियर हुआ तो लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज वहां मौजूद थी। फिल्म खत्म हुई, लेकिन हॉल में सन्नाटा था। विजय आनंद बताते हैं कि कोई उनके पास आकर उन्हें बधाई तक नहीं दे पाया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी देखा क्या है। शुरुआत में फिल्म ने अच्छी ओपनिंग ली, लेकिन कुछ इलाकों में कलेक्शन तेजी से गिरने लगा। वजह सिर्फ इतनी थी कि दर्शक फिल्म के अंत को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने गाइड को दोबारा देखना शुरू किया। हर बार उन्हें कहानी का एक नया अर्थ मिला। वही फिल्म जिसने पहले लोगों को उलझन में डाल दिया था, धीरे धीरे मास्टरपीस कहलाने लगी। उसे 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। भारत की ओर से ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि बनी और कई दशक बाद 2008 में एक और अद्भुत परिवर्तन हुआ। गाइड कैंस फिल्म फेस्टिवल के कैंस क्लासिक सेक्शन में प्रदर्शित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। देव आनंद वर्षों बाद फिर उसी फिल्म के साथ कैंस के रेड कारपेट पर चले। उनके साथ भारत के तत्कालीन राजदूत और उनके बेटे सुनील आनंद भी मौजूद थे। सोचिए, जिस फिल्म को एक समय लोग समझ नहीं पा रहे थे, वही फिल्म एक दशक बाद पूरी दुनिया के सामने भारतीय सिनेमा की क्लासिक फिल्म बनकर खड़ी थी। शायद इसीलिए
गाइड की सबसे बड़ी कहानी उसके किरदारों की नहीं, उसके सफर की है। एक उपन्यास फिल्म बन गया, एक असफल अंग्रेजी संस्करण इतिहास में खो गया और हिंदी संस्करण अमर हो गया। एक बीमार संगीतकार फिर से खड़ा हो गया, एक गीतकार चला गया, दूसरा आया और अमर गीत लिख गया। एक ऐसा गीत जिसे देवानंद फिल्म से हटाना चाहते थे, वही उस फिल्म की पहचान बन गया। एक स्त्री ने अपनी पहचान खोजी, एक साधारण गाइड संत बन गया। पहले दर्शकों ने फिल्म को ठुकराया, फिर उसी को अपने दिल में सबसे ऊंची जगह दी। और शायद यही कारण है कि गाइड आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती, एक यात्रा लगती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें याद दिलाती है कि महान कला सिर्फ कहानी नहीं बदलती, वह अपने कलाकारों को, अपने दर्शकों को, अपने समय को और आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देती है। शायद इसी वजह से गाइड आज भी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अगर आपको लगता है कि हर महान कलाकृति के पीछे एक ऐसी अनकही यात्रा छुपी होती है जो पर्दे पर दिखाई नहीं देती, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि गाइड का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा छूता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आप भारतीय सिनेमा, संगीत, कलाकारों और हमारी विरासत की ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो द टॉकिंग आर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।